ऐसा नरसंहार जिसने देश में सबको हिलाकर रख दिया। माओवाद का दूसरा देश का सबसे बड़ा हमला। कांग्रेस ने जहां पहली पंक्ति के अपने नेताओं को खोया, तो वहीं कुल जमा 32 लोगों की मौत हुई। यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे अभी भी जांच जारी है। इस नरसंहार की पूरी कहानी चलिए आपको दिखाते हैं। साल 2013, तारीख थी 25 मई, वक्त था दोपहर बाद 4 बजे का। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस का पूरा ध्यान बस्तर में था। यही वजह थी कि प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत सुकमा से हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले संगठन चुनाव के बाद हमारे राज्य में आदिवासी नेतृत्व को एक मौका दिया जाएगा। सूबे की सियासत में अरसे बाद ऐसा समय आया था जब कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक साथ नजर आ रहे थे। यहां तक कि धुर विरोधी माने जाने वाले विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी भी। सुकमा की सभा को संबोधित करने के बाद परिवर्तन यात्रा का काफिला दरभा की ओर बढ़ा। करीब 40 गाड़ियों का काफिला जैसे ही झीरम घाट पर पहुंचा, यहां घात लगाए माओवादियों ने विस्फोट किया। माओवादियों ने सलवा जुडूम आंदोलन को चलाने वाले कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को खोजा। उनके साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की भी तलाश हुई। इस बीच सबसे पीछे से आ रहे विद्याचरण शुक्ल की गाड़ी भी वहां पहुंच गई। खौफजदा कांग्रेसियों ने जान बख्शने की बात कही तो माओवादियों ने उनको एक तरफ खड़े होने का इशारा किया। पर जब महेंद्र कर्मा सामने आए तो माओवादियों ने सबसे पहले उन्हें मौत के घाट उतार दिया। माओवादियों ने घटना को अंजाम देने के बाद गांव में शरण ली और फिर वहां से भागने में कामयाब हो गए। घटना के कई घंटों बाद भी शासन प्रशासन असहाय बना रहा। देर रात तक घायलों के जगदलपुर आने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच जब कोंटा विधायक कवासी लखमा अस्पताल पहुंचे तो एक खुलासा हुआ कि महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ उदय मुदलियार की हत्या हो चुकी है। देर रात घायल अवस्था में विद्याचरण शुक्ल को भी अस्पताल में दाखिल कराए गए। इनकी करीब 10 दिन के उपचार के बाद दिल्ली में मौत हो गई। झीरम की माओवादी वारदात में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 31 हत्याएं हुई। आगे की गाड़ी में तीसरे नंबर में नंद कुमार पटेल जी, उनके बेटे दिनेश पटेल जी और कवासी लखमा भट्टे थे। जैसे ही इन लोगों ने सिलेंडर किया, नंद कुमार पटेल और कवासी लखमा और उनके बेटे ने, उसके बाद फिर से गोली चलाना शुरू कर दिए और ताबड़तोड़ लगातार 2 घंटा फायरिंग हुई, जिसमें सारे लोग मारे गए। मुझे हाथ में गोली लगी। उसके बाद नक्सली करीब 6 बजे के आसपास नीचे उतर के आ गए थे। पहाड़ से गोली मार रहे थे, झाड़ी और पहाड़ से ऊपर से, पहाड़ी से। फिर हम लोगों को सिलेंडर कराए। मैं, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, फूलू नेताम, वर्तमान जो सांसद राज्यसभा की, और एक चिका वाजपेयी है, विवेक वाजपेयी बिलासपुर, 4 लोग एक साथ हम लोगों को लेकर अंदर गए। बाकी जो और लोग जीवित थे, घायल थे, उनको सबको ले जाकर अंदर ले गए और महेंद्र कर्मा को वहाँ पर मार दिए। फिर चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बताया तो मुझे उन्होंने पानी पिलाया, इंजेक्शन लगाए और मुझे अलग बैठा कर छोड़ने का उन्हें किया, नक्सलियों की छोड़ दिया जाए करके, और मेरे हाथ में पैर में गोली लगी थी। इस घटना को किसी ने राजनीतिक षड्यंत्र कहा तो किसी ने नरसंहार, और तो और बातें ये उठी कि ये कोई सुपारी किलिंग है। उस समय की मौजूदा सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भी सवालों के घेरे में आ गई। नौबत ये आई कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुखिया अजीत जोगी भी सवालों के घेरे में आई। सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा भी सवालों से घिरते न रहे, और नौबत ये कि वो वापस कैसे आ गए। यूं तो आज भी रोजाना माओवादी हिंसा होती है, लेकिन ये घटना उन घटनाओं से कहीं अधिक खौफनाक और भीषण। माओवादी हमले में बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा और तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस नंद कुमार पटेल समेत कई लोग मारे गए। एक एक कर घटना में मारे गए लोगों के नाम सामने आने लगे। इनमें से बेनाम भी थे जो उस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की पहली कतार के नेता थे। ये देश के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा नक्सल हमला था। इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने भी तूल पकड़ा। आरोप लगे तत्कालीन सरकार बीजेपी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर। इसके साथ ही यहां आरोप लगे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और कांग्रेस के दिग्गज नेता कवासी लखमा पर। पीड़ितों ने इस पूरी घटना को सुपारी किलिंग का भी नाम दिया।
और वो परिवर्तन यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो गई थी, जिसको देख के भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो हिल गई थी और एन के एन प्रकार वो किसी भी प्रकार से इस परिवर्तन यात्रा में रुकावट डालना चाहती थी। तो उसका परिणाम है कि नक्सली हमला हुआ और हमारे बहुत सारे लीडर उसमें शहीद हुए और मैं खुद उसमें था, मुझे भी गोली लगी थी पीठ में। और वो वहाँ पे नक्सली हमले में जो है पहले तो शहीद नंद कुमार पटेल जी को उन्होंने अगवा किया, उसके बाद जो है महंत कर्मा जी को अगवा किया और हम सब जो लोग थे जो बच गए हैं उन लोगों को उन्होंने सिलेंडर करवाया। और जब सिलेंडर करके पहाड़ के ऊपर ले गए तो वो एक ही चीज़ पूछते थे कि इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें नंद कुमार पटेल कौन है। इससे यह आभास होता है कि कुल मिला के नक्सलियों को सुपारी दी गई थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को शुरू से ही एनआईए जांच पर भरोसा नहीं रहा। एनआईए ने 6 साल पहले हुए झीरम घाटी के नक्सली हमले की जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी। इस हमले में अलग अलग 88 नक्सलियों का हाथ बताया गया। साल 2015 में इसी मामले को लेकर एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के बाद सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्र की अगुवाई में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को इस बात का जिम्मा सौंपा कि वो हमलावरों का पता लगाकर उन्हें कोर्ट के सामने पेश करे। एनआईए की विशेष अदालत में पेश की गई फाइनल रिपोर्ट में कहा गया है कि झीरम हमला सरकार को उखाड़ फेंकने की एक चाल थी। ये हमला दहशत फैलाने के लिए किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे एक योजनाबद्ध षड्यंत्र मानती है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, सीएम बघेल ने झीरम कांड की एसआईटी जांच की घोषणा की। झीरम में एनआईए है वो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। हम लोगों ने एसआईटी गठन किया, भारत सरकार से निवेदन किया कि क्योंकि ये मामला हमारा है और हमने आपको दिया था, इसलिए हमको वापस कर दें ताकि हमारे पास जो आगे जो जिस क्षेत्र में आपने जांच नहीं की उस क्षेत्र में हम जांच कर सकते, क्योंकि षड्यंत्र में जांच हुई नहीं थी, गवाहों से पूछताछ नहीं की गई, जो उनके प्रवक्ता गुरतव सेठी जिन्होंने सरेंडर किया झीरम घाटी के बाद और वो पड़ोसी राज्य के जेल में बंद है, आज तक एनआईए में से पूछताछ नहीं की। हम सभी के लिए, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के साथियों के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए भी एक ऐसा दर्दनाक दिवस है जिससे हम अभी भी नहीं उभरे हैं और शायद जीवन भर नहीं उभर पाएंगे। जब तक उसके न्याय के परत तक हम लोग नहीं पहुंच पाते तो ये बात, ये दर्द हम लोगों के बीच में बना है और वो बना रहेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी की से काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें न्याय जरूर दिलाएंगे। एसआईटी गठन हो चुकी है और अपने स्तर में काम भी कर रही है और जल्दी ही उसमें कुछ न कुछ निर्णय आने वाला समय में जरूर आएगा। उनको मैं याद करती हूँ, मेरे को काफ़ी हिम्मत बल उनकी याद से, उनकी जो सोच थी आगे काम करने की, चाहे क्षेत्र में हो चाहे कहीं पे भी हो, उनकी यादों की सहारे में ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी आरोपों के छींटे पड़े, पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बर्बर घटना है। हमने अपने बीच के आदमियों को खोया है, इसके आरोपियों को दंड मिलना ही चाहिए। जब तक पूरी रिपोर्ट सभी के एविडेंस के बाद ना जाए, और अब जांच एजेंसी को वक्त आ गया है कि इसके सारे तथ्यों को जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आई विटनेसेस जो चश्मदीद गवाह जिनको कहते हैं वो आज भी लोगों के साथ हैं। लोग पूरी की पूरी उस घटना की एक एक सच्चाई को जानने वाले कोई 10, 15, 20 की संख्या में लोग हैं जिनकी आंख के सामने घटना हुई, तो उनसे पूछकर बाकी लोगों से तथ्य इकट्ठा करके
निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। वर्तमान में मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेश बघेल ने दावा किया था कि राज्य में झीरम घाटी हमले से पहले राज्य सरकार ने किसी के माध्यम से नक्सलियों को पैसे भिजवाए थे। बघेल ने राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच साठगांठ का भी आरोप लगाया था। उन्होंने 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि झीरम घाटी हमले से पहले सरकार ने एक व्यक्ति के माध्यम से नक्सलियों को करोड़ों रुपए भिजवाए थे। ये सूचना एक बार फिर साबित करती है कि राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच गहरी साठगांठ है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं नक्सली पुलिस साठगांठ की पूरी जांच सरकार की ओर से अविलंब सीबीआई को सौंप दी जाए। सीबीआई ही पता लगा सकती है कि वो कौन व्यक्ति है जिसने सरकार के कहने से झीरम कांड से पहले नक्सलियों को करोड़ों रुपए पहुंचाए और सरकार में वो कौन है जो नक्सलियों तक पैसे भेजता है। ये हमला देश के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सली हमलों में गिना जाता है। नक्सलियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए शवों पर डांस तक किया था। ऐसा खौफनाक मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। 7 साल बाद भी सरकारें बदली, नेता बदले, बदली जांच एजेंसियां, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है पीड़ित जो न्याय की बाट जो रहे हैं। इस समय सहयोगी आकांक्षा तिवारी और विश्वनाथ साहू के साथ